अस्सलाम वालेकुम। हमने जो की पॉइंट की ये समरी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, आज उसमें एक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं जो कि है ए सेलुलर लाइफ। तो काइंडली आप इसके साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको इजीली जो है ये समझ आती रहे कि हम कौन-कौन से की पॉइंट करके अपने इस चैप्टर को इजीली एमडी-कैट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हैं। तो सबसे पहले वायरस खुद क्या है? वायरस एक इंतहाई टाइनी पार्टिकल है या पैरासाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है जब वो क्या हो, लिविंग बीइंग के अंदर हो। यानी पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बेसिकली ये पैरासाइट है, ठीक है, और सिर्फ तब रिप्रोड्यूस कर सकता है जब ये किसी लिविंग बीइंग के अंदर मौजूद हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्किया। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वायरसेस होते हैं ये हर टाइप की लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, इनको ये इन्फेक्ट कर सकता है, यानी लिविंग होना चाहिए इसका होस्ट। अच्छा, वायरसेस लाई ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब इनको सेल मिलता है तो ये लिविंग होते हैं और जब इनको सेल की मशीनरी नहीं मिलती तब ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी ये दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं। उसके बाद है, वायरसेस कंसीडर किए जाते हैं लिविंग क्योंकि वायरसेस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए। ये पॉइंट याद रखिए, या आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वायरसेस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें और अपने अंदर चेंज ला सकें, म्यूटेशन भी, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन करने की सलाहियत भी उनके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इनके अंदर जो नॉन लिविंग करेक्टर्स होते हैं, उसमें वायरस जो होता है एक सब सेलुलर पार्टिकल है या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी या तो ये सेल के अंदर का एक पार्टिकल है क्योंकि इनके अंदर आरएनए मौजूद होता है, क्योंकि वायरस को अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स जिनमें आरएनए और आरएनए या डीएनए होते हैं और प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए ये इसे कभी कभी सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं सब सेलुलर पार्टिकल भी हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन एक सेल का भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कहते हैं, लेकिन ये हर सेल के लिए नेसेसरी नहीं है वायरसेस, ठीक है। उसके बाद है, ये रिस्पायर नहीं कर सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते, और इनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में स्टोर भी किया जा सकता है जैसे कि केमिकल्स को किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायरस को मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासिफाई किया गया है या जिस टाइप के होस्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इन्हें स्फेरिकल वायरस कहा जाता है, जो स्फेरिकल शेप होते हैं, जिनकी एग्जांपल हमारे पास पोलियो वायरस है। इसी तरह टैडपोल शेप में हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस आ जाते हैं, और रॉड शेप जो होता है वो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसकी शेप रॉड में आ जाती है। अगर हम लोग होस्ट की बात करें, अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो एनिमल लाइक वायरसेस कहते हैं, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं, जिनमें हम अगर कोरोना को कंसीडर कर सकते हैं। कॉमन डिजीजेज जो मैन के अंदर पोलियो हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, मीजल्स, मम्प्स वगैरह, इन्फ्लुएंजा, ये एनिमल लाइक वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट वायरसेस में जो कि प्लांट को कॉज करते हैं, मतलब जो कि प्लांट के पैरासाइट होते हैं और उनके अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी तरह बैक्टीरियोफेज की अगर हम लोग बात करें कि ये सिर्फ सिर्फ पैरासाइट होते हैं किसके, बैक्टीरिया के। मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज, मतलब फेज का मतलब होता है जो ईट करता है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं, मतलब उन्हें नेसेसरी होता है कि बैक्टीरियोफेज उनका होस्ट हो। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया के अंदर उन्हीं की मशीनरी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगर हम लोग फेज की साइज़ की बात करें तो 24 टू 200 नैनोमीटर इनकी लेंथ होती है। हर फेज का एक हेड होता है जो कि कैप्सिड से कवर हुआ होता है अगर हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो कि डिफरेंट इन साइज़ होता है और शेप भी होता है। बट सम जो होते हैं आइकोसा हेड्रल्स होते हैं, आइकोसा हेड्रल जिनकी बहुत ज़्यादा सी साइड्स हो, बाज़ जो होते हैं आपके पास फिलामेंटस होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, डीएनए या आरएनए, जो कि एक्ट करता है और किसको, कवरिंग को, मतलब ये जो हेड है ये कवर कर रहा होता है न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। टेल जो होती है, मतलब हेड के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए और आरएनए, और ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है उनके न्यूक्लिक एसिड को। डीएनए और आरएनए ही को न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। अच्छा, टेल जो होती है फेज की, वो होलो ट्यूब होती है जिसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड पास होते हैं इन्फेक्शन के दौरान। ये याद रखिएगा कि टेल हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, मूवमेंट जो होती है
हेड से डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड की अपने होस्ट के पास। अगर टेल के साइज़ की बात करें तो ये वेरी करती है, और बाज़ के अंदर टेल होती ही नहीं है, मतलब टेल नेसेसरी भी है लेकिन टेल बाज़ कंडीशंस में नहीं भी होती। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फेजेस की बात करते हैं जैसे T4 आ गए, इनके अंदर बेस प्लेट भी होती है और ये टेल फाइबर्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें अटैच करने में बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल को फेज के ऊपर, मतलब सॉरी फेज को बैक्टीरियल सेल के ऊपर। मतलब क्या कहा कि T4 एक कम्प्लेक्स किस्म का फेज है जिसके अंदर क्या हुआ कि टेल के साथ साथ टेल फाइबर्स भी मौजूद हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स को अटैच करने में, बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होने में हेल्प कर रहे होते हैं। तमाम फेजेस के पास बेस प्लेट भी नहीं होती और ये नहीं है कि आपके पास टेल फाइबर्स भी नहीं होते, मतलब सबके पास ये नेसेसरी नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर अगर हैं तो ये है अटैचमेंट में हेल्प करते हैं कि बैक्टीरिया को, ये मैंने अभी बैक्टीरिया पे मतलब ये हुआ, ये फेज पार्टिकल को असिस्ट कर रही होती हैं टेल फाइबर। बाद वक्त लिखा हुआ आ जाता है एमसीक्यूज में कि क्या हेल्प करता है, तो बेसिकली फेज को टेल फाइबर्स जो हैं वो हेल्प कर रही होती हैं। अगर हम लोग एचआईवी की बात करें तो इसके अंदर 100 to 150 बिलियंथ ऑफ अ मीटर इन डायमीटर, तो इनका साइज़ की बात करें, ठीक है, डायमीटर में ये 100 से लेके 150 बिलियंथ जो होता है पार्ट एक मीटर का, उतना इनका डायमीटर होता है, यानी 0.1 माइक्रोन, और या 4 मिलियंस ऑफ 1 इंच 120। तब ये उसी की डिटेल बता रहे हैं कि किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। एचआईवी के अंदर 72 लिटिल स्पाइक्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं एक प्रोटीन ग्रुप 120 से और ग्रुप 41 से, ठीक है। जस्ट बिलो द वायरल इन्वेलप लेयर मैट्रिक्स विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन P17, यानी ये उसके स्ट्रक्चर की बात करें, यानी वायरल एनवेलप के नीचे जो है आपके पास प्रोटीन 17 मौजूद होती है। 17 लिटिल स्पाइक्स होती हैं जो कि बनी हुई होती हैं आपके पास प्रोटीन ग्रुप 120 से लेके 141 तक, सॉरी 41 तक। उसके बाद नीचे जो होती हैं वो P17 से बनी हुई होता है। अच्छा, वायरल जो कोर होता है कैप्सिड होता है, वो यूजली बुलेट शेप होता है और मेड अप हुआ होता है प्रोटीन 24 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनसाइड द कोर आर 3 एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर एचआईवी रेप्लिकेशन कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके पास इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं एचआईवी की रेप्लिकेशन के लिए, उनमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एक इंटीग्रेज है और तीसरा हमारे पास आ जाता है प्रोटीएज, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एचआईवी के जेनेटिक मटेरियल, दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड आरएनए के रखता है, मतलब इनके अंदर आरएनए के आइडेंटिकल स्ट्रैंड मौजूद होते हैं, ये इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, पूछा भी जाता है मोस्ट केसेस में। अच्छा, ये एचआईवी रेट्रोवायरसेस से बिलोंग करते हैं जिनके अंदर एक सब ग्रुप है लेंटी वायरस, ठीक है। यानी एचआईवी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रेट्रोवायरस से, जो कि उनके अंदर एक सब ग्रुप आ जाता है लेंटी वायरसेस। उसके अलावा कुछ लेंटी वायरस में एसआईवी, एफआईवी और विजना वगैरह और सीएवी जो डिजीजेज होते हैं मंकी, कैट्स, शीप और गोट्स में रिस्पेक्टिवली कास्ट कर रहे होता है। एचआईवी के 9 जीन्स होते हैं, 3 जीन्स को गैग कहा जाता है, पोल और ईएनवी, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाए एक न्यू वायरस पार्टिकल का, यानी 9 में से ये 3 है, तो इनके अंदर ये सलाहियत है कि वो इंफॉर्मेशन होती है इनके अंदर जो कि एक नए पार्टिकल बनाने में, वायरस के एक नए पार्टिकल बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा 6 जो जीन इसके बजाय हैं, 9 में से 3 यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, उसमें टैट, रेफ, नेफ, मतलब TAT, REV, NEF, VIP, VPR और VPU कोड्स करते हैं प्रोटीन को, जो कि कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया को कि वह इन्फेक्ट कर सके ऑल सेल्स को और न्यू कॉपीज बना सके वायरस की और काज कर सके डिजीज को, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियम के अंदर जो होते हैं 500 से ज़्यादा जीन होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ह्यूमन के अंदर 20,000 से लेके 25,000 तक जीन होते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या है, एक आरएनए वायरस है जो कि डिफरेंट शेप और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग, स्पेक्टी शेप और लाइक फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग वायरस की जीनोम की बात करें, ये 5 डिफरेंट वायरल जो होता है इन्फ्लुएंजा के, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, डिफरेंट वायरल प्रोटीन्स होती हैं इसमें जो कि एक लिपिड मेम्ब्रेन से सराउंड हुई हुई होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इन्वेलप होता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है वो मौजूद होती है, इन्वेलप कर रही होती है। इसके अंदर 8 सेपरेट पीसेस होते हैं आरएनए के जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के जीनोम को बनाते हैं। हर पीस जो होता है आरएनए का, उसके अंदर एक स्पेसिफाई अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, एंड कभी 1 हो सकता है, कभी 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स का, ठीक है।
उसके बाद 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हीमाग्लूटिनिन कहा जाता है और न्यूरामिनिडेज कहा जाता है, जो कि लिपिड के एनवेलप के ऊपर स्टक्ड हुए हुए होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कि जब ये एपिथेलियल सेल जो होता है हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का, ये जो हमारा नज़ला ज़ुकाम करने में कर रहे होते हैं फ्लू में, तो आपके पास ये जो होते हैं, आप कह सकते हैं कि इनमें ये जो हीमाग्लूटिनिन है, एच ए और एन ए है, ये इन्फेक्शन काज करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो एच ए जो होता है, जो अभी हीमोग्लूटिनिन होता है, ये रॉड शेप ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल होता है और एन ए किस तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे मशरूम की शेप होती है, ठीक है, एक लॉन्ग स्टॉक के ऊपर। अच्छा, कंटेनिंग अ हाइड्रोफोबिक रीजन बाय विच इज एम्बेडेड इन द वायरल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनकी शेप के बारे में ये बात हो गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होते हैं फेज के, लेकिन एक काइंड का फेज ही अटैक करता है वन स्टेट पे और वन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया पे, ठीक है। अच्छा, लाइफ साइकिल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं फेजेस के, एक को लाइटिक कहा जाता है और एक को लाइसोजेनिक कहा जाता है। लाइटिक जो फेज होता है वो वायरुलेंट होता है, मास्टर एंड द स्लेव रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। मास्टर जिसमें बैक्टीरियल मास्टर जिसमें वायरस है और होस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल है, जिसे हम लोग जो है वो स्लेव भी कहते हैं। लाइटिक साइकिल में फेज पहले अटैच करता है अपनी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर टेल के थ्रू, और आपके पास एक पॉइंट होता है बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर जिसे रिसेप्टर साइट कहता है। फेज के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम कहता है, जो कि सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है बैक्टीरिया की, और एक ओपनिंग फॉर्म हो जाती है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। अब फेज क्या करता है, अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है इनके अंदर, और प्रोटीन जो कोट होता है वो बाहर ही रह जाता है, यानी जो वायरस था बैक्टीरियोफेज था उसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया और प्रोटीन कोट उसका बाहर ही रह गया। बैक्टीरियल सेल के अंदर फेज डीएनए जो होता है वो इसकी बैक्टीरिया की, मतलब हम कह सकते हैं कि वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे जो होता है उसका टेक ओवर कर लेता है और सिंथेसाइज करने शुरू हो जाता है अपना डीएनए और प्रोटीन। यानी पहले वो एंट्री की उस डीएनए ने, ठीक है, फिर क्या किया, बैक्टीरियल मशीनरी पे कैप्चर किया और अपने प्रोटीन्स और डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया। फेज इसी तरीके से डिवाइड होता है और ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करता है अपने। तो इस वजह से जब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही फेजेस ही बन जाते हैं तो सेल वॉल पे एक प्रेशर काज करता है, ठीक है। इसी वजह से बैक्टीरियल सेल जो होता है वो रप्चर हो जाता है और छोटे छोटे से फेजेस जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो कि अब तैयार हुए होते हैं एक न्यू सेल को अगेन करने के लिए और यही प्रोसेस दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं, को फेज किल नहीं करता उसमें या डिस्ट्रॉय नहीं करता होस्ट में। इस केस में आपने देखा होगा कि ये डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट केस में ये नहीं कर रहा होता। इसके अंदर फेज जो होता है वो हार्मलेस होता है और बैक्टीरियम जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है एक सिंपल होस्ट का, ठीक है। इस साइकिल के अंदर जब फेज डीएनए के अंदर इंस्टेड होता है तो ये उसकी मशीनरी को कंट्रोल करने के बजाय क्या होता है, एक एसोसिएशन या मिक्सअप कर लेता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। पहले केस में क्या किया था, अपने सेल्स प्रोड्यूस किया था, बट इस केस में नहीं करा। इस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया लिव कर रहा होता है, रिप्रोड्यूस कर रहा होता है नॉर्मली। जो फेज होता है वो पास करता है अपने, जिस तरह अपने कॉपीज़ बना रहा होता है इसी तरह आपके पास वायरल कॉपीज़ भी बना रहा होता है। इसी वजह से क्या होता है, फेजेस जो होते हैं इंक्रीज हो रहते हैं बगैर हार्म किए बैक्टीरियम को, ठीक है। बाद का फेज डीएनए सेपरेटेड हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से और रीएक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले यहाँ तक मैं आपको बता रहा था कि ये इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं काज कर रहा था, लेकिन बाज़ केसेस में वायलेंट हो जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरियल सेल को और दोबारा से लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर लेता है। अब एड्स किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है और इसको अनएबल कर देता है कि वो इलनेस के अगेंस्ट फाइट कर सके, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को रोकने में हेल्प कर रहा होता है। तो इस केस में क्या हुआ, वो ही हमारे पास जो है ख़त्म या उसके अंदर नुकसान हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। एड को एक बहुत डेंजरस डिजीज़ कहा जाता है जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है और जिसको अभी तक ट्रीट करने का बहुत कम इसका प्रोसीजर पता चल सके। एड की जो लास्ट स्टेज होती है वो डिजीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन, एचआईवी वायरस जो होती है, यानी एक एचआईवी या एड वायरस होता है, ये अटैच करता है तो एड्स की आखिरी केस तक मतलब पहुंचाने में, मतलब अगर हम कहेंगे एचआईवी इन्फेक्ट करता है तो इसकी वजह से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो मतलब वो एड्स उसकी लास्ट स्टेज होती है। एचआईवी बिलोंग किससे करता है, रेट्रोवायरस फैमिली से।
या रेट्रोवायरसेस से, जिनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो बाकी सबसे डिफरेंट होता है। रेट्रोवायरस फॉर्म होते हैं डीएनए से कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी रेट्रोवायरसेस किसकी हेल्प से बन रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये बाज़ औक़ात आप लोगों से पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं 30 मॉलिक्यूल जो होते हैं हर एचआईवी वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मौजूद होते हैं। हर वायरस जो होता है उसे स्पेशल टाइप के रिसेप्टर चाहिए होता है जो कि अटैच हुए होते हैं रिसेप्टर हमारे पास CD4 पे, ठीक है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन विच आर फाउंड ऑन द हेल्पर टी सेल। यानी आपके पास वायरस को रिसेप्टर चाहिए होते हैं जो कि हमारे पास टी सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। टी सेल्स बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा है। हेल्पर टी सेल्स आर द मेन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इफ दीज टी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इम्यून सिस्टम बिकम वीक सो एनी डिजीज कैन अटैक एंड देयरफॉर कॉल्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। हमारी बॉडी के अंदर ये टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है और टी सेल ही हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इम्यूनोडेफिशिएंसी काज होती है। एचआईवी के 2 सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं आरएनए। मैंने बताया था एचआईवी के अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंड होते हैं आरएनए के जिनकी वजह से डीएनए बनता है। अभी बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये बन रहा होता है। फर्स्ट केस ऑफ एड्स कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क में। नाउ डेज और अब 42 मिलियन पीपल्स के अंदर एड्स आ चुकी है। ये एक मॉडर्न रिसर्च है कि 3 मिलियन पीपल डाई करते हैं हर इसकी वजह से। वो किस 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 से ये ट्रांसमिटेड होता है? ब्लड से, सेमन से, वैजाइनल फ्लूइड से, ब्रेस्ट मिल्क से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, नीडल से और ये टैटूज वगैरह जो बनाते हैं। एड्स की कोई अभी तक प्रॉपर क्योर नहीं आ सकी, लेकिन कुछ डिजीज़ेज कुछ मेडिसिन हैं जो इसको हम कह सकते हैं सप्रेस करने में हेल्प आउट करती हैं। ट्रीटमेंट के बगैर पीपल जो एचआईवी से इन्फेक्ट होते हैं उनके अंदर ये होता है कि वो एड्स डेवलप कर देंगे 8 to 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। अच्छा, एचआईवी की मेडिकेशन से हाउएवर ये वाला प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो सकता है और 10 to 15 ईयर्स ले सकते हैं बिफोर यू डेवलप एड्स। यानी एचआईवी का कोई इन्फेक्शन हुआ है नॉर्मल अगर हम लोग नहीं कर रहे तो वो 8 से 10 साल बाद वो इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर मेडिकेशन ले लें तो ये डिले हो जाता है 10 to 15 ईयर्स तक। एचआईवी के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एचआईवी ह्यूमन सेल्स के अंदर ही क्या कह सकते हैं रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं, जब वायरस एचआईवी की रेप्लिकेशन कैसे होती है? जब वायरस पार्टिकल बम्प्स कर मतलब इनटू द सेल दैट कैरीज ऑन इट्स सरफेस अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड CD4। यानी आपके पास रेप्लिकेशन कब होती है? जब वायरस पार्टिकल इंटर हो जाता है किसके अंदर? हमारे सेल्स के अंदर जिनके ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें CD4 रिसेप्शन कहते हैं। जो स्पाइक होते हैं वायरस के सरफेस पे वो CD4 के साथ बाइंड करते हैं और वायरल एनवेलप को फ्यूज़ कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। यानी हमारे सेल के ऊपर जो CD4 रिसेप्टर थे उस पर स्पाइक अटैच हुए और वायरल एनवेलप किसके साथ बाइंड हो गया? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब जो आरएनए होता है एचआईवी का वो रिलीज़ हो जाता है और एनवेलप बाहर रह जाता है जबकि इस मेम्ब्रेन के अंदर आरएनए एंट्री कर गया, ठीक है। इनसाइड द सेल एचआईवी एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द वायरल आरएनए इनटू डीएनए। यानी जो अभी मैंने बताया था इंटर क्या हुआ? वायरल आरएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से किस में कन्वर्ट हो गया? डीएनए, जो कि ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल की ही तरह के साथ कंपेटेबल होता है। अब वायरल डीएनए सेल्स के न्यूक्लियस में चला जाता है जहाँ पे ये इंटीग्रेट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? ह्यूमन डीएनए के अंदर एचआईवी एंजाइम इंटीग्रेट कर जाता है। सॉरी, एक सेकंड। अच्छा, एचआईवी जो प्रो वायरस होते हैं वो अच्छा यहाँ तक थे हम कि इंटीग्रेट कर जाता है। जब इंटीग्रेट हो जाता है तो एचआईवी डीएनए का नाम प्रो वायरस हो जाता है। ये एचआईवी प्रो वायरस कन्वर्ट करता है एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर ह्यूमन एंजाइम का इस्तेमाल करके। ये एमआरएनए जब ट्रांसपोर्टेड होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड यूज एज अ ब्लूप्रिंट फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू एचआईवी प्रोटीन्स एंड एंजाइम। यही एमआरएनए यानी एचआईवी प्रो वायरस ने अपने आप को कन्वर्ट किया एमआरएनए में। यही एमआरएनए ने क्या किया? न्यू एंजाइम्स बनाए प्रोटीन जो कि ये इन्फेक्शंस के कॉज करता है। एंजाइम जो होता है प्रोटीज प्ले अ वाइटल रोल इन दिस स्टेज HIV life cycle by chopping up a long strands of protein into smaller pieces which are used to construct mature viral cores। मतलब
प्रोटीएज का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब कुछ डिजीज़ जो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, वो कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से HIV की वजह से ख़राब हुआ और ये बाद में आके जो डिजीज़ लग जाती हैं तो इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक जो है इन्फेक्शंस कहते हैं। HIV से रिलेटेड अगर अपॉर्चुनिस्टिक अगर हम लोग बात करें, निमोनिया का होना, तो हमारे पास कैंडिडियासिस जो होता है, एसोफेगस का, ट्रैकिया का, ब्रोंकाई का, लंग्स वगैरह, ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक